दोस्तों, शादी का मंडप सजा हुआ था। लड़का मंडप के अंदर बैठा था और बगल में पंडित जी बैठकर मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। दोस्तों, चारों तरफ खुशियों का माहौल था। घर परिवार के सभी लोग शादी से बहुत ज्यादा खुश थे। तभी पंडित जी कहते हैं कि लड़की को बुलाया जाए और आगे की जो रस्म है उसको पूरा किया जाए। उसके बाद दोस्तों, लड़की की जो माँ थी वो उस कमरे में जाती है जिस कमरे में लड़की तैयार हो रही थी, लेकिन वहां पर उनको लड़की नहीं दिखाई देती है। लड़की को पूरे घर में चारों तरफ ढूंढा जाता है, लेकिन दोस्तों वो लड़की कहीं भी नहीं मिलती है। लड़की की मां बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। लड़की की मां सोचती है कि आखिरकार उसकी आज शादी है और वो कहां चली गई है। दोस्तों, रिश्तेदार के कुछ लोगों से पूछताछ की जाती है उसके बारे में, तो कुछ पता नहीं चलता है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन दोस्तों उस लड़की का कुछ अता पता नहीं चलता है। इधर जो लड़का था वो मंडप में बैठकर लड़की का इंतजार कर रहा था, लेकिन आधे घंटे बाद पता चलता है कि जो लड़की है वो घर छोड़कर भाग गई है। दोस्तों, लड़की की मां लड़की के पिताजी से कहती हैं कि हमारी जो लड़की है वो घर छोड़कर भाग गई है और काफी देर से मैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रही हूं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रही है। जब दोस्तों लड़की के पापा ये बात सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और लड़की के घर वाले सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जो बारात थी वो घर पर आ चुकी थी और लड़का काफी देर से मंडप में बैठकर लड़की का इंतजार कर रहा था। दोस्तों, कुछ देर बाद लड़की के पापा मंडप में जाते हैं और सभी लोगों के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं, मेरी जो लड़की है वो घर छोड़कर कहीं भाग गई है और मैं ये शादी नहीं कर सकता हूं। आप लोगों को बारात वापस ले जानी पड़ेगी। दोस्तों, जब बारातियों को पता चलता है कि जो लड़की है वो घर छोड़कर कहीं भाग गई है, तो दोस्तों वहां पे बहुत ज्यादा हंगामा मच जाता है। बाराती के लोग बहुत ज्यादा परेशान और हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, जो लड़का था वो एकदम से मायूस जाता है। वो मंडप में बैठा था और लड़का लड़की को बहुत ज्यादा प्यार करता था और लड़की भी लड़के को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और दोनों लोग फोन से बातचीत भी करते थे और शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन दोस्तों उस दिन लड़के को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो लड़की घर छोड़कर भाग क्यों गई है। अगर घर छोड़कर उसको भागना ही था तो वो शादी वाले दिन घर छोड़कर क्यों भागी है? शादी से पहले भी छोड़कर घर वो भाग सकती थी। दोस्तों, लड़के के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन दोस्तों जवाब के नाम पर कुछ नहीं था। वो लड़का एकदम से मजबूर था और मजबूरी में लड़के को वहां से अपनी बारात लेकर वापस जानी पड़ जाती है, क्योंकि दोस्तों इस पूरी घटना में ना तो लड़की की पापा की गलती थी और ना ही लड़के वालों की गलती थी। दोनों लोगों की कोई गलती नहीं थी, इसमें सिर्फ गलती लड़की की थी। अब दोस्तों इसको एक संजोग मानकर सभी लोग वहां से बारात अपना वापस लेकर चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों उस दिन के बाद से लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और वो बदला लेने के लिए कुछ ऐसा कदम उठाता है जिसको सुनकर आप लोग यकीन भी नहीं करेंगे। दोस्तों, आखिर पूरी कहानी क्या थी और लड़की उस दिन शादी के मंडप से भाग क्यों गई थी, आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही मैं हमेशा आप लोगों को सुनाता रहूं। दोस्तों, आज की कहानी एक सतेंद्र नाम के लड़के की है जो कि बहुत ज्यादा होशियार था और पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था। दोस्तों, सतेंद्र की जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो चुकी थी और वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। दोस्तों, इसी बीच सतेंद्र के माता पिता को उसकी चिंता सताने लगती है कि लड़का बड़ा हो गया है, कब तक उसको नौकरी मिलेगी, कब तक नहीं मिलेगी, और उसकी उम्र भी निकलती जा रही है और उसकी शादी भी करनी है। दोस्तों, यही सब सोचकर सतेंद्र के जो माता पिता थे वो सतेंद्र के लिए लड़की ढूंढने लग जाते हैं उसकी शादी करवाने के लिए। लेकिन दोस्तों एक दिन सतेंद्र के जो मामा थे वो सतेंद्र के पिताजी से बताते हैं कि उनके रिश्तेदार में एक बहुत अच्छी लड़की है और वो लड़की पढ़ी लिखी है, लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर है, उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। तब दोस्तों सतेंद्र के जो पिताजी थे वो उसके मामा से कहते हैं कि ठीक है, अगर लड़की सुंदर है और पढ़ने लिखने वाली लड़की है तो आप एक काम करिए, उसके माता पिता से आप बात करिए, उसके बाद हम लोग उसके घर पे जाएंगे मिलने के लिए और लड़की देखने के लिए। दोस्तों, इस तरीके से सतेंद्र के जो मामा थे उस लड़की के घर वालों से बातचीत करते हैं और एक डेट फिक्स की जाती है लड़की की दिखावटी के लिए। और इधर जो सतेंद्र के माता पिता थे वो उसके घर वाले तैयार होकर उस दिन क्या करते हैं कि वो मंदिर पर पहुंच जाते हैं जहां पर लड़की की दिखावटी होनी थी। दोस्तों, पूरे परिवार के लोग को जो लड़की है वो बहुत पसंद आती है और सभी लोग उस लड़की से बातचीत करते हैं। वो लड़की बहुत हंसमुख थी और हंसने खेलने वाली लड़की थी, हमेशा वो लोगों को हंसाती रहती थी। कुछ देर बाद दोस्तों सतेंद्र को और उस लड़की को अकेले में छोड़ दिया जाता है बातचीत करने के लिए। जब दोनों लोग आपस में बातचीत कर लेते हैं तब दोस्तों जो सतेंद्र है वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मुझे लड़की पसंद है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं शादी इससे कर लूंगा। उसके बाद दोस्तों लड़की से जब पूछताछ की जाती है तब लड़की भी कहती है कि हाँ मुझे लड़का पसंद है, मैं इसे शादी करूंगी। और दोस्तों इसी बात पर उस दिन मंदिर में डेट फिक्स हो जाती है, दोनों की शादी तय हो जाती है और शादी का दिन भी रख दिया जाता है। उसके बाद सतेंद्र उस लड़की का फोन नंबर लेता है और वहां से अपने
अपने घर सभी लोग चले जाते हैं। दोस्तों उस दिन के बाद से सत्येंद्र और लड़की के बीच में हर रोज बातचीत होने लगता है और बहुत सारे बातचीत करते थे फोन पे ही। दोस्तों अब इस तरीके से वक्त गुजरने लगा था। कुछ महीने बाद शादी की तारीख भी नजदीक आ जाती है। लड़का बड़ी धूमधाम से अपनी शादी का तैयारियां करवाता है और जब बारात लेकर लड़की के घर पर जाता है तो दोस्तों लड़की के घर वाले उसका बहुत ज्यादा मान सम्मान करते हैं और उसका स्वागत करते हैं। और फिर लड़के का जब स्वागत हो जाता है तो लड़का शादी के मंडप में जाकर बैठ जाता है। उधर दोस्तों जो लड़की थी वो कमरे में तैयार हो रही थी और अपने शादी होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो रो क्यों रही है। दोस्तों कुछ लोग सोच रहे थे कि आज उसकी शादी है, शायद इसलिए वो रो रही होगी, उसको यहां से जाने का मन नहीं कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों किसी को यह बात पता नहीं था कि उसके रोने की वजह क्या है। कुछ देर बाद पंडित जी कहते हैं कि लड़की को मंडप में बुलाया जाए। दोस्तों जब लड़की की मां लड़की को मंडप में लेने के लिए उसके कमरे में जाती हैं, जिस कमरे में वो लड़की तैयार हो रही थी, तो दोस्तों वहां पर लड़की नहीं दिखाई देती है। लड़की की मां ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे घर में उसको तलाशती हैं, लेकिन दोस्तों वो लड़की कहीं नहीं मिलती है। दोस्तों उसकी मां रिश्तेदार के कुछ लोगों से पता भी करती हैं कि उनकी लड़की कहां चली गई है, लेकिन उस लड़की का कुछ पता चल ही नहीं रहा था। दोस्तों उस लड़की की मां उसके कमरे में, जिस कमरे में वो तैयार हो रही थी, उसी कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। जब रोने की आवाज लड़की के पापा सुनते हैं तो दोस्तों वो वहां पर आते हैं और अपनी पत्नी से पूछते हैं कि क्या हुआ है और तुम रो क्यों रही हो। तब दोस्तों लड़की की मां कहती है कि हमारी जो बेटी है उसका पता नहीं चल रहा है, मैं उसको कब से ढूंढने की कोशिश कर रही हूं लेकिन वो मुझे नहीं मिल रही है, मुझे लग रहा है कि वो घर छोड़कर कहीं चली गई है। दोस्तों जब उस लड़की के पापा को ये बात पता चलता है कि शादी वाले दिन ही लड़की घर छोड़कर कहीं चली गई है, तो दोस्तों वो एकदम से हैरान हो जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और दोस्तों जाहिर सी बात है कि किसी की शादी है किसी लड़की की और शादी वाले दिन ही कोई लड़की अपना घर छोड़कर कहीं भाग जाएगी, चली जाएगी, तो उसके माता पिता की इज्जत का क्या होगा और जो लड़का बारात लेकर वहां शादी करने के लिए आया है उसका क्या होगा। दोस्तों यही सब सोचकर लड़की के जो पिताजी थे वो बहुत ज्यादा परेशान रहे थे और उनके आंखों से आंसू टपक रहे थे। दोस्तों लड़की के पिताजी घर से बाहर जाते हैं और कई जगहों पर उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की उनको कहीं नहीं मिलती है। और इधर जो सत्येंद्र था वो मंडप में बैठकर अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे लेट हो रहा था वैसे वैसे बारातियों में बहुत ज्यादा खलबली मच जाती है और धीरे धीरे करके ये बात सबको पता लग जाती है कि जो लड़की है वो अपना घर छोड़कर कहीं चली गई है। दोस्तों कुछ देर बाद जो लड़की के पिताजी थे वो मंडप में आते हैं और मंडप में जितने भी लोग बैठे हुए थे सभी लोगों के सामने वो हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि आप लोग हमको माफ कर दीजिए, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। हमारी जो लड़की है वो घर छोड़कर कहीं भाग गई है, हम लोग उसको ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं मिल रही है, शायद आप लोग को अब बारात यहां से वापस ले जानी पड़ जाएगी। दोस्तों इसके लिए वो कहते हैं कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दोस्तों जो लड़का था वो मंडप में बैठा हुआ था और उसके पास पंडित जी बैठे हुए थे और उसके पास उसके घर वाले चारों तरफ बैठे हुए थे। लड़के को जब ये बात पता चलता है कि लड़की जो है वो घर छोड़कर भाग गई है तो दोस्तों उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कदम क्यों उठाई है। दोस्तों लड़का सोच रहा था कि अगर उसको कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोई तकलीफ है तो हमसे फोन पर बात करती थी, तो हमसे बताती कि उसकी कोई तकलीफ है, लेकिन आज जब मैं बारात लेकर यहां पर आया हूं तो वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों लड़का लड़की के माता पिता से बहुत कुछ पूछने की कोशिश करता है कि उसको क्या दिक्कत थी, उसको क्या परेशानी थी, किस वजह से वो घर छोड़कर चली गई है। तब दोस्तों लड़की के माता पिता लड़के से कहते हैं कि बेटा देखो हमको कुछ नहीं पता है कि उसके साथ क्या हुआ है और वो घर छोड़कर क्यों चली गई है। दोस्तों जो लड़का था उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे लेकिन जवाब के नाम पर कुछ नहीं था। लड़के को यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि लड़की घर छोड़कर क्यों चली गई है। अब दोस्तों मजबूरी में लड़के को उस दिन अपनी बारात जो है वो वापस घर ले जानी पड़ जाती है, क्योंकि दोस्तों ना तो इसमें लड़की के पापा की कुछ गलती थी और ना ही लड़के के घर वालों की या फिर लड़के की कुछ गलती थी। जब लड़की वहां पर थी ही नहीं तो शादी किससे होगी, यही सब सोचकर सभी लोग वहां से बारात वापस लेकर चले जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लड़की थी उसका नाम रश्मि था और जब सत्येंद्र अपनी बारात को लेकर घर चला जाता है तो घर जाने के बाद सत्येंद्र सोचने लगता है कि रश्मि उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दोनों लोग दोस्तों फोन से बात करते थे लेकिन रश्मि कभी भी सत्येंद्र से ये नहीं बताई थी कि उसको किसी चीज की दिक्कत परेशानी है या फिर कोई तकलीफ है, या फिर रश्मि कभी ये भी नहीं बताई थी कि वो सत्येंद्र से शादी नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो सत्येंद्र के साथ बहुत ज्यादा खुश थी। दोस्तों सत्येंद्र बैठकर यही सब सोच रहा था और लगातार रश्मि के फोन पर फोन किए जा रहा था, लेकिन रश्मि का जो फोन है वो लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। तभी दोस्तों कुछ दिन बाद सत्येंद्र के मामा जी सत्येंद्र के घर पर आते हैं तो सत्येंद्र से कहते हैं कि देखो सत्येंद्र, जिस लड़की से तुम्हारी शादी तय हुई थी वो लड़की सरकारी नौकरी कर रही है और जिस दिन तुम शादी करने के लिए वहां बारात लेकर गए थे उसी दिन उसको पता चला था कि उसकी ज्वाइनिंग हो गई है और उसको सरकारी नौकरी मिल गई है,
जिस वजह से वो घर छोड़कर भाग गई थी और तुमसे शादी नहीं की। लड़की सोच रही थी कि अगर वो तुमसे शादी कर लेगी तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि तुम उस समय कुछ करते नहीं थे और अभी भी कुछ नहीं कर रहे हो। दोस्तों वो उसके मामा कहते हैं कि उसको नौकरी मिल गई थी। यही सब सोचकर रश्मि जो है उस दिन तुमसे शादी करने से मना कर दी थी और घर छोड़कर भाग गई थी। दोस्तों जब सत्येंद्र को ये बात पता चलता है कि सरकारी नौकरी मिलने की वजह से उस दिन रश्मि जो है वो शादी नहीं की थी और मुझे बताई भी नहीं थी, तब सत्येंद्र को और भी ज्यादा बुरा लगता है और सत्येंद्र उस दिन कसम खाता है कि जिंदगी में एक दिन उससे बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा और जो नौकरी वो कर रही है उससे बड़ी पोस्ट की नौकरी मैं कर दिखाऊंगा। दोस्तों उस दिन सत्येंद्र अपने मामा से कहता है कि मामा जी एक बार मेरी बात उस लड़की से आप करवा दीजिए। तब दोस्तों सत्येंद्र के जो मामा जी थे वो रश्मि के घर वालों को फोन करते हैं और बातचीत करते हैं और कहते हैं कि सत्येंद्र रश्मि से बात करना चाहता है। लेकिन दोस्तों जो रश्मि थी वो बात करने से मना कर देती है, जिस वजह से सत्येंद्र को और भी ज्यादा बुरा लगता है और उसके आत्मविश्वास को ठेस पहुंच जाता है। दोस्तों सत्येंद्र सोचता है कि आखिरकार सरकारी नौकरी में ऐसा क्या रखा है जिस वजह से वो मुझे छोड़कर चली गई, क्योंकि जब दोनों फोन पर बातचीत करते थे तो दोनों एक दूसरे से कसम भी खाए थे कि हम दोनों एक साथ जिंदगी भर रहेंगे और एक दूसरे का कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। तभी दोस्तों जो सत्येंद्र है वो लड़की से बदला लेने के लिए अपनी पढ़ाई करना शुरू कर देता है और खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। दोस्तों अब इस तरीके से दिन गुजरने लगते हैं। उधर जो रश्मि थी वो रेलवे में अपनी सरकारी नौकरी कर रही थी और इधर जो सत्येंद्र था वो अपने एसडीएम बनने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि दोस्तों जो सत्येंद्र था उसकी पढ़ाई, उसका जो ग्रेजुएशन है वो पहले ही पूरा हो चुका था और बस उसको एसडीएम की परीक्षा की तैयारी करनी थी। जिस वजह से सत्येंद्र एसडीएम की परीक्षा की तैयारी करने के लिए दिल्ली चला जाता है और वहां पर पढ़ाई करने लगता है। दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और कुछ सालों बाद जो सत्येंद्र है उसको भी सरकारी नौकरी मिल जाती है और वो एक दूसरे का एसडीएम बन जाता है। अब दोस्तों सत्येंद्र एसडीएम बन जाता है तब उसकी जो पोस्टिंग है वो अलीगढ़ में हो जाती है, लेकिन रश्मि की जो पोस्टिंग थी वो कानपुर में थी और वो एक रेलवे की अधिकारी थी। लेकिन दोस्तों इधर जब रश्मि ड्यूटी करने के लिए अपना जाती थी तो उसका जो सामना है वो कई सारे दलालों से हो जाता है, जो लोग घूस लेने वाले होते हैं, जो लोग घूस देने वाले होते हैं और धोखाधड़ी करके पैसा कमाने वाले होते हैं। रश्मि उन्हीं लोग के चक्कर में आ जाती है और उनके साथ मिलकर बहुत सारे पैसे रुपए का घोटाला करती है और खूब पैसा कमाती है। लेकिन उधर जब जो सत्येंद्र है वो जब एसडीएम बन जाता है तब वो रश्मि के बारे में सोचने लगता है और रश्मि से बदला लेने के बारे में सोचने लगता है। दोस्तों सत्येंद्र अलीगढ़ में 2-3 सालों तक अपनी ड्यूटी करता है और उसके बाद अपना ट्रांसफर करवा के कानपुर में चला आता है, क्योंकि दोस्तों जो रश्मि की ड्यूटी थी वो कानपुर में लगी हुई थी और कानपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर सत्येंद्र का घर भी था, जिस वजह से सत्येंद्र जो है अपना ट्रांसफर कानपुर में करवा लेता है। अब दोस्तों सत्येंद्र जो है वो कानपुर में आकर अपनी ड्यूटी करने लगता है। दोस्तों ड्यूटी करते करते उसको 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी उसकी मुलाकात रश्मि से नहीं हुई थी, क्योंकि दोस्तों अभी इसकी नई नई पोस्टिंग थी, यहाँ पर ट्रांसफर होकर आया था तो कामकाज का प्रेशर सत्येंद्र के ऊपर बहुत ज्यादा था, जिस वजह से वो रश्मि पर ध्यान नहीं देता था। तभी दोस्तों एक दिन सत्येंद्र के पास एक आदमी आता है और सत्येंद्र से कहता है कि रेलवे विभाग में एक महिला है, उसके खिलाफ मुझे एफआईआर दर्ज करवाना है। तब एसडीएम साहब उससे पूछते हैं कि उनकी क्या गलती है। तब वो आदमी कहता है कि साहब मैं भी रेलवे विभाग का अधिकारी हूं और वो भी एक रेलवे विभाग की अधिकारी हैं, लेकिन उनका चाल चलन और थोड़ा सा जो पैसे कमाने का तरीका है वो ठीक नहीं लग रहा है। उनकी वजह से मुझे मेरे बड़े साहब मुझे डांटते हैं, मुझे डांट सुननी पड़ जाती है। दोस्तों वो आदमी बताता है कि वो महिला करोड़ों रुपए का घोटाला की है और अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तब दोस्तों एसडीएम साहब उस आदमी से कहते हैं कि आप उस महिला का नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखकर हमें दे दीजिए, मैं उससे बात कर लूंगा। उसके बाद दोस्तों वो आदमी उस महिला का नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखकर एसडीएम साहब को दे देता है और फिर एक एफआईआर भी दर्ज कराता है और उस एफआईआर को वहां पर जमा करवा देता है। दोस्तों जब एसडीएम साहब उस महिला का नाम पढ़ते हैं तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि वो महिला ऐसा कर सकती है, क्योंकि दोस्तों जो महिला सरकारी विभाग में थी वहां पर रेलवे विभाग में वो कोई और नहीं थी, वही रश्मि थी जो रेलवे विभाग में नौकरी कर रही थी और रेलवे विभाग में वो एक अधिकारी थी और वहीं पर वो करोड़ों रुपए का घोटाला भी की थी। दोस्तों जब सत्येंद्र को ये बात पता चलता है तब सत्येंद्र को एक मौका मिल जाता है अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए। उसके बाद दोस्तों सत्येंद्र अपनी पूरी एक टीम बनाता है और उस महिला के घर पर जाता है, छापेमारी कर देता है। छापेमारी के दौरान रश्मि के घर से बहुत सारे पैसे और बहुत सारे गहने निकलते हैं, लेकिन दोस्तों उस समय रश्मि घर पर नहीं थी, वो अपनी ड्यूटी कर रही थी। जब रश्मि के घर पर छापेमारी होती है तब दोस्तों रश्मि के जो पापा थे वो फोन करके रश्मि से बताते हैं कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, हमारे घर पर एसडीएम साहब आए हुए हैं और एसडीएम साहब लोग यहाँ पर छापेमारी कर रहे हैं और ये एसडीएम साहब कोई और नहीं है बल्कि वही हैं जिनसे तुम्हारी शादी तय हुई थी, वही सत्येंद्र है। दोस्तों जब रश्मि को ये बात पता चलता है कि जो
सत्येंद्र है वो एसडीएम बन गया है और वो हमारे घर पर छापेमारी कर रहा है, तब दोस्तों रश्मि एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कुछ देर तक वो एकदम से चुप पड़ जाती है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। दोस्तों रश्मि तुरंत वहां से अपनी गाड़ी निकालती है और अपने ड्राइवर के साथ अपने घर पर चली आती है। घर पर आने के बाद सत्येंद्र से वो बहुत सारी बातें करती है, उसको बैठाती है और उससे बहुत ज़्यादा समझाती है और कहती है कि देखो तुम मेरे खिलाफ कार्रवाई मत करो, तुमको जितना भी पैसा चाहिए बताओ, मैं तुमको पैसा दे दूंगी, लेकिन प्लीज तुम मेरे घर पर छापेमारी मत करो, ये सब बंद कर दो। तब दोस्तों सत्येंद्र कहता है कि तुम मेरे से इस तरीके से बात नहीं कर सकती हो, तुम मेरा नाम लेकर मुझे नहीं बुला सकती हो, मुझे सर कहकर बुलाओ तब मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। दोस्तों इस तरीके से सत्येंद्र जो है वो रश्मि को बहुत ज्यादा उसके घर पर बेइज्जत करता है और उस दिन रश्मि बहुत ज्यादा कोशिश करती है सत्येंद्र को समझाने की, लेकिन दोस्तों सत्येंद्र रश्मि की बातों को नहीं मानता है और जो भी वहां पर पैसा और गहने मिले थे उसको बरामद करता है। बरामद करने के बाद सारा पैसा सारे गहने को जब्त करता है और सारे गहने का एक कागज पर रिकॉर्ड बनाता है, कागज पर कार्रवाई करते हुए फिर वहां से वो चला जाता है। लेकिन दोस्तों अगले दिन रश्मि के ऊपर कार्रवाई करते हुए उसको थाने पर बुलाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। लेकिन दोस्तों अभी भी जो रश्मि थी उसके ऊपर जो आरोप लगाया गया था वो आरोप साबित नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दोस्तों एसडीएम साहब को ये बात अभी भी पता नहीं चल पा रही थी कि जो घोटाला हुआ है वो रश्मि ने किया है या फिर किसी और ने किया है, क्योंकि एसडीएम साहब के पास जो सबूत पड़ा हुआ था थोड़ा बहुत, वो सबूत उतना काफी नहीं था। जो सामान उसके घर पर मिला था, जो पैसे मिले थे, जो गहने मिले थे, वो उतना काफी नहीं था कि जिस वजह से उसको जेल के अंदर डाल दिया जाए। दोस्तों अब इस तरीके से जो सत्येंद्र है वो हर 2-4 दिन पर थाने पर रश्मि को बुलाता था और उससे पूछताछ करता था, फिर उसको भेज दिया करता था। फिर 2-4-5 दिनों पर पूछताछ करने के लिए उसको थाने पर बुलाता था और फिर उसको भेज दिया करता था। दोस्तों इस तरीके से तारीख पर तारीख वो डालते चला जाता है और पूरे 2-3 सालों तक तारीख वो चलती चली जाती है। लेकिन दोस्तों जब 2-3 सालों का वक्त गुजरता है तो दोस्तों बार बार थाने पर आने की वजह से जो रश्मि है बहुत परेशान हो जाती है। दोस्तों रश्मि सत्येंद्र के पास जाती है और कहती है कि सत्येंद्र अगर मेरी गलती है तो मुझे सजा दो, अगर मेरी गलती नहीं है तो मुझे माफ कर दो, मुझे बार बार तारीख देकर यहाँ पर मत बुलाया करो, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ इन सब के चीज़ों से और बार बार थाने पर आने की वजह से। तब दोस्तों सत्येंद्र कहता है कि सबसे पहले तुम तमीज से मेरे साथ बात करना सीख लो और मैं तुम्हारा सर हूं तो रिस्पेक्ट से मुझसे बात करो। दोस्तों सत्येंद्र रश्मि से कहता है कि देखो तुम्हारे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, जब तक तुम निर्दोष साबित नहीं हो जाओगी तब तक तुमको यहां पर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और तुमको आना ही पड़ेगा और यहां पर आकर जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों इस तरीके से जो एसडीएम साहब थे वो रश्मि को 3 सालों तक दौड़ाते हैं और इन 3 सालों में रश्मि की हालत एकदम से खराब हो जाती है। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कोई बार बार 3-4 सालों तक थाने पर दौड़ के जाएगा आएगा और उसके मामले का खुलासा नहीं होगा, उसमें कुछ भी जांच पड़ताल नहीं होगा तो कोई भी मजबूर हो जाएगा, कोई भी परेशान हो जाएगा। दोस्तों एक दिन रश्मि मजबूर होकर सत्येंद्र के पास जाती है और सत्येंद्र से कहती है कि देखो मैं अपनी नौकरी को रिजाइन दे रही हूं, अगर तुम मेरे साथ ऐसा ही करते रहोगे, मुझे परेशान करते रहोगे तो मैं ये सब नहीं झेल पाऊंगी, या तो तुम मुझे जेल के अंदर डाल दो, मेरे साथ कार्रवाई करो या फिर मुझे छोड़ दो। दोस्तों उस दिन रश्मि अपने माता पिता को भी लेकर एसडीएम साहब के पास गई थी, तो एसडीएम साहब से कहते हैं कि साहब रश्मि बहुत ज्यादा दिमागी तौर पर परेशान हो चुकी है और बार बार आना उसको अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों सत्येंद्र पूरे 3 साल तक रश्मि को दौड़ाता है और उसको खूब ज्यादा परेशान करता है, लेकिन इन 3 सालों के अंदर रश्मि कहीं ना कहीं फिर से सत्येंद्र को चाहने लगी थी, उससे प्यार करने लगी थी। क्योंकि दोस्तों जब भी वो सत्येंद्र से मिलने के लिए वहां पर जाती थी उसके ऑफिस में तो उसका रुतबा देखकर उसके ऊपर फिदा हो जाती थी। दोस्तों सत्येंद्र एसडीएम बनने के बाद वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया था और भी ज्यादा अच्छा लगने लगा था और उसकी जो जिंदगी है वो पूरे तरीके से बदल चुकी थी। उसके रहने का तरीका, उसके घूमने का तरीका, उसके खाने का तरीका, मिलने जुलने का तरीका, उसकी जो पूरी लाइफ स्टाइल थी वो देखकर रश्मि कहीं ना कहीं सत्येंद्र के ऊपर फिर से फिदा हो जाती है, उससे प्यार करने लगती है। दोस्तों इन 3 सालों के अंदर जो सत्येंद्र का गुस्सा है वो भी शांत हो जाता है और जब रश्मि के माता पिता उस एसडीएम साहब से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि भाई उसको माफ कर दो, छोड़ दो, जाने दो, जो हुआ वो हुआ, तब जाकर सत्येंद्र उनकी बातों को मान जाता है और रश्मि के ऊपर जो केस लगाया गया था उसको दोस्तों वो हटा देता है। उस दिन के बाद से रश्मि जो है वो सत्येंद्र का बहुत धन्यवाद करती है और अपने माता पिता के साथ घर चली जाती है। लेकिन घर आने के बाद रश्मि सत्येंद्र के बारे में ही 24 घंटा सोचती रहती थी। रश्मि और सत्येंद्र के बीच में जो भी पहले बातें हुई थी फोन पर शादी से पहले, उस बातों को वो सोचती रहती थी। लेकिन एक दिन दोस्तों रश्मि सत्येंद्र को फोन करती है और कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है। तब सत्येंद्र कहता है कि ठीक है, मुझे जगह बता दो, मैं वहां पर आ जाऊंगा। दोस्तों रश्मि एक पार्क का नाम बता देती है और कहती है कि शाम को आकर मुझसे वहां पर मिल लेना। तब सत्येंद्र शाम को तैयार होकर उस पार्क में चला जाता है। दोस्तों वहां पर बैठकर दोनों लोग बहुत सारी बातें करते
करते हैं और रश्मि सत्येंद्र से कहती है कि देखो उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था और तुम खुद ये बात सोच सकते हो कि कोई भी लड़की नहीं चाहेगी ऐसे लड़की से शादी करना जो लड़का कोई काम काज ना करता हो, खाली घर पर बैठा रहता हो। जब मेरी नौकरी उस दिन लग गई तो मुझे लगा कि मुझे 2-3 साल बाद शादी करनी चाहिए, पहले नौकरी करना चाहिए, इसलिए मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था और मैं उस दिन घर छोड़कर चली गई थी। मैं सोच रही थी कि अगर मैं घर पर रहूंगी तो मेरे घर वाले कैसे भी कर जबरदस्ती उस दिन मेरी शादी तुमसे करवा देंगे, इसलिए मैं घर वालों को बिना बताए चुपचाप घर छोड़कर चली गई थी। लेकिन आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों उस दिन वो कहती है कि मैं शादी तुमसे नहीं कर पाई, लेकिन आज मैं खुद से तुमसे कह रहा हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तब दोस्तों सत्येंद्र कहता है कि अगर ऐसी बात है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो इसके लिए तुमको मेरे घर वालों से बातचीत करना पड़ेगा और मेरे घर वालों से माफी मांगनी पड़ेगी। तब दोस्तों रश्मि कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर वालों से बातचीत कर लूंगी और उनसे माफी भी मांग लूंगी। उसके बाद दोस्तों रश्मि सत्येंद्र के घर वालों से बातचीत करती है और सत्येंद्र के माता पिता से माफी भी मांगती है और इस तरीके से दोनों की जो शादी है वो फिर से एक बार हो जाती है और दोस्तों दोनों लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।